हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से एक ऐसी रहस्यमय कहानी लेके आया हूँ जिसमें एक बेहद ही रहस्यमय जीव के बारे में बताया गया है। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है जिसके पात्र के नाम बदल दिए गए हैं और जगह का नाम भी बदला गया है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले यही कहूँगा आपसे कि अगर आपके पास भी कोई कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप स्क्रीन पे दिख रहे नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपकी कहानी को अपने चैनल पे सुनाऊँ। तो चलिए दोस्तों, अब आज की कहानी पर आता हूँ। दोस्तों, कई बार हमारी इस दुनिया में कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं जिनमें अक्सर जो भी घटित हुआ उसका कुछ बारे में पता ही नहीं चल पाया। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, अब चाहे वो बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य हो या फिर अमेरिका के एरिया 51 का एलियन वाला रहस्य हो। इनमें से किसी भी बात का आज तक कोई भी पता नहीं चल पाया है। कई बार ऐसे रहस्यमय जीव भी देखे जाते रहे हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही कहानी है और बिल्कुल सच्ची कहानी है जिसके नाम और पात्र बिल्कुल बदल दिए गए हैं। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ। मिस्टर गिलबर्ट के आधे बदसूरत मुंह की ओर देखते हुए रोमा ने पूछा, आप इतने कम दामों में उस शानदार बंगले को कैसे बेच सकते हैं सर? इसके पीछे भी एक वजह है रोमा, जो अभी मैं तुमको नहीं बता सकता। बस इतना जान लो कि मैं कभी भी घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। अपने बॉस की पहेली जैसी बातें सुनकर रोमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मगर ये बात उसके दिमाग में लगातार खटक रही थी कि करोड़ों का बंगला कोई 30 लाख रुपए में कैसे बेच सकता है, और फिर ऊपर से यह कह के कि मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। अनमोल की कार उस बड़े बंगले के आगे आके रुकी जो समुद्र के पास ही बना हुआ था। कार के दरवाजे खुले और उसमें से उसकी पत्नी राम्या और उसका लड़का श्लोक भी उसके साथ नीचे उतरे। बंगले को बाहर से देखकर ही उनका मन पुलकित हो उठा था, क्योंकि वो बंगला बहुत ही बड़ा और शानदार था। सेकंड फ्लोर पर जाने के बाद समुद्र का आकर्षक नज़ारा दिखाई देता था। बल खाती लहरों को देखकर अनमोल और उसकी पत्नी राम्या का मन खिल उठा। अपने सामने अनंत सागर का शानदार नज़ारा देखकर वे जैसे दूसरी ही दुनिया में चले गए थे। राम्या ने हवा में लहराते हुए अपने बालों को संवारते हुए कहा, लगता है ऊपर वाला हम पर मेहरबान हो रहा है अनमोल, वरना कोई इतना सुंदर बड़ा बंगला जिसके सामने समुद्र का ऐसा दिलकश नज़ारा हो जिसकी कीमत करोड़ों में हो, वही बंगला हमें सिर्फ 30 लाख रुपए में मिल गया। यह कोई सपना तो नहीं है। सिगरेट सुलगाते हुए अनमोल ने कहा, हाँ बात तो यह हैरानी वाली है डियर कि एल्बर्ट जैसे घाघ आदमी यूं इतना घाटा क्यों खा रहा है। मगर याद रखो कि अभी हमसे उसने ना तो पैसे लिए हैं और ना ही बंगले के कागजात हमें सौंपे हैं, तो फिर इसमें इतनी बड़ी बात कौन थी है, बोली राम्या। उन्होंने कहा तो था पहले कुछ दिन हम यहाँ रह कर देख लें, उसके बाद कागज बन जाएंगे। अब इससे अच्छा ऑफर तो दूसरा ही कोई शायद देगा। धुआं छोड़ते हुए अनमोल ने बोला, यही तो सोचने वाली बात है, आखिर कोई इतना सब क्यों करेगा, और वो भी एल्बर्ट जैसा काइयाँ आदमी। अब राम्या थोड़ी झुंझला गई। ओहो, तुम भी ना, तुमको हर बात में टेढ़ी ही दिखाई देती है। 100 बार बोला है सीआईडी कम देखा करो, उसी का असर तुम्हारे दिमाग पे चढ़ा जा रहा है। दोनों पति पत्नी अब पूरे बंगले को घूम फिर कर देखने लगे। फर्नीचर से लेकर हर एक जरूरी सामान बंगले के अंदर मौजूद था, यहाँ तक कि किचन का सामान भी वहीं पे था और राशन भी। एक कमरे में बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने रखे थे जिनको देखकर श्लोक उन पर टूट पड़ा और खेलने में व्यस्त हो गया। कुछ देर बाद किचन से चाय के 2 प्याले लेकर राम्या बाहर निकली और दोनों ने सोफों पर बैठकर चाय का आनंद लेना शुरू किया। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए राम्या ने कहा, मुझे तो ये बंगला बहुत अच्छा लग गया है अनमोल, अब हमें कल ही अपने सामान के साथ यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए और अपने नौकरों को भी यहीं पर बुला देना चाहिए। यह कहकर उसने अनमोल की ओर देखा कि वह इस पर क्या जवाब देता है। इतनी भी क्या जल्दी है राम्या, अभी कुछ दिन और रुककर यहाँ मजे लेते हैं, सामान तो आता ही रहेगा। त्योरियाँ चढ़ाते हुए राम्या ने बोला, मगर मुझसे किचन की काम मत करवाना, मैं नहीं कर पाऊंगी, पहले ही बता देती हूँ तुमको। ठीक है बाबा ठीक है, शन्नू और स्वरूप दोनों को ही आज शाम से पहले ही यहाँ बुला देता हूँ। खुश? वे दोनों उनके यहाँ पे बरसों पुराने नौकर थे।
जो कि पति पत्नी भी थे। थोड़ी देर बाद ही अनमोल और राम्या अपने बेटे अनमोल के साथ समुद्र में नहा रहे थे। शाम होते होते शन्नो और स्वरूप दोनों वहाँ पे आ चुके थे। बाहर बगीचे में कुर्सियों पर अनमोल, राम्या और श्लोक खाने के इंतजार में बैठे थे, क्योंकि उनको जोरों की भूख लगी थी। बाद में सभी लोग खाना खाकर बैठ गए। राम्या ने स्वरूप से कहा कि श्लोक के कुछ खिलौने वहाँ ऊपर छत पर पड़े हैं, उनको लेते आना। सारा काम निपटाकर लगभग रात के 9 बजे वो छत पर खिलौने लेने चला गया। बहुत सारे खिलौने यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। स्वरूप जब उनको समेटकर चलने का हुआ तो उसकी नज़र अचानक से समुद्र की ओर चली गई। चांद की चांदनी चारों ओर फैली हुई थी, इसीलिए दूर तक सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अचानक उसे दूर समुद्र में एक हलचल सी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे समुद्र के पानी में एक तूफान सा आ गया हो, क्योंकि वहाँ पे ऊंची ऊंची लहरें सी चक्कर काट रही थी। स्वरूप यह सब देखने लगा कि क्या हो रहा है, क्या यह कोई तूफान या सुनामी है, ऐसा सोचने लगा वो। मगर कुछ पल बाद ही वहाँ पानी बिल्कुल शांत हो गया। स्वरूप को अब लगा कि वहाँ अब ऐसा कुछ भी नहीं है जो अबनॉर्मल हो, इसलिए वो वापस नीचे की ओर आ गया। मगर काश वो थोड़ी देर और रुककर वहाँ पे देख लेता कि वो पानी में तूफान सा क्या था, जो थोड़ी देर बाद ही दिखाई फिर से दे रहा था और बंगले के समीप आता महसूस हो रहा था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। हर तरफ खामोशी सी छाई हुई थी। स्वरूप को नींद नहीं आ रही थी। उसने बड़े गेट पर ताला लगा दिया और अपने कमरे की तरफ चला गया। सहसा उसके ऊपर से होती हुई एक बहुत ही बड़ी परछाई उसके पास से गुजर गई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अचानक उसकी पीठ पर एक जोरदार चीज़ आकर टकराई। वो चीख कर दूर जाके गिरा और जब उसने उठकर देखा तो वह डर से कांप उठा। उसकी आंखें डर से चौड़ी होती चली गई। एक बार फिर से चीखने के लिए उसका मुंह खुला, लेकिन इस बार वो बेचारा चीख नहीं पाया। एक लंबी सी पूंछ जैसी चीज़ उसके मुंह में उसके पेट से बाहर निकल के आ गई। जमाने भर की हैरत, डर और पीड़ा लिए वह धड़ाम से नीचे जा गिरा और उसके स्थान पे रक्त से लाल होता चला गया और वह खूनी बला उसके जिस्म को घसीटते हुए वहाँ से बाहर ले जा रही थी। साथ ही एक बेहद ही डरावनी सी गुर्राहट उसके मुंह से सुनाई दे रही थी। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो कि इंसानों को भी बड़े आराम से खा जाते हैं, और ऐसे ही जीवों को हम लोग उभयचर कहलाते हैं। उन्हीं में से ऐसे बहुत सारे रहस्यमयी और ख़तरनाक उभयचर समुद्र की बहुत गहराइयों में भी बसते हैं, जिनके बारे में पूरी जानकारी शायद ही कोई रखता हो। इन्हें समुद्र का नरक भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे एक जीव दूसरे जीव को खा जाता है। रात में भी शायद कुछ ऐसा ही रहस्यमय चीज़ समुद्र से बाहर आई थी, जिसने कि रात के अंधेरे में स्वरूप पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। अगली सुबह बहुत ही हंगामेदार हुई थी। शन्नो ने घबराए स्वर में अनमोल को बताया कि उसका पति स्वरूप कहीं गायब है। अनमोल और उसकी पत्नी राम्या के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए थे। आज से पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया था कि उनका नौकर स्वरूप बिना बताए ही कहीं चला गया हो, और इस नई जगह पे तो यूँ बिना बताए वह हरगिज़ नहीं जा सकता था। अनमोल बेचैनी में यहाँ वहाँ घूमने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। क्या उसे पुलिस को फ़ोन करना चाहिए या फिर स्वरूप के वापस लौट आने का इंतज़ार करना चाहिए। अभी वो इसी सोच में डूबा था कि उसकी नज़र बगीचे में ज़मीन पर पड़ी खून की बूंदों पर गई। उसका मन किसी अज्ञात आशंका से भर गया। धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ वो उस तरफ जाने लगा। ध्यान से देखने पर वह सिहर उठा। यहाँ वहाँ हर तरफ सिर्फ खून बिखरा हुआ था और एक स्थान पर कुछ बड़े पंजों के निशान भी मौजूद थे। पंजों के बहुत बड़े बड़े निशानों को देखकर आसानी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि यह किसी बहुत ही बड़े जीव के पैरों के निशान हैं। अनमोल का दिल किसी अज्ञात आशंका से धक धक करने लगा था। शन्नो रो रही थी। राम्या भी डर और बुरी आशंकाओं के भंवर में फंसी हुई थी। पूरा दिन स्वरूप का बेचैनी से इंतजार किया गया, मगर वो वापस नहीं आया। इसीलिए पुलिस को सहायता लेना ही स्वरूप अनमोल ने सही समझा। यहाँ का इंस्पेक्टर रमाकांत दुबे उसका अच्छा जानकार था। दोपहर 2 बजे के आसपास
वह एल्बर्ट विला आ गया। वो काफ़ी अच्छा इंस्पेक्टर था। उसने कई सारे केस आराम से सोल्व कर रखे थे। पूरे बंगले में छानबीन करने के बाद बगीचे में बिखरे खून के नमूने लिए गए ताकि पता लग सके कि वो खून स्वरूप का ही है या फिर किसी और का। पुलिस का भी यही नज़रिया था कि स्वरूप पर किसी ने जानलेवा हमला किया है, मगर वह बड़े पंजों के निशान इस तरफ इशारा कर रहे थे कि ये काम किसी इंसान का तो बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या किसी जानवर ने अंदर घुसकर हमला किया है? यह बात हर किसी के दिलो दिमाग में हलचल मचाई हुई थी। सर, पहले ही दिन बंगले में बड़ी बुरी खबर आई है, रोमा ने बोला। अपने परिवार संग वहाँ रुके अनमोल की रात बड़ी बुरी रही, क्योंकि रात को उसका स्वरूप किसी अनहोनी का शिकार हो गया और उसका कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। अब तक पुलिस भी जांच में जुटी हुई है। अब क्या होगा सर? कहीं आपका बंगला बेचने का सपना अधूरा ही ना रह जाए। एल्बर्ट ने शराब का गिलास संभालते हुए कहा। रोमा, ज़्यादा सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। जब मैंने उस बंगले को 30 लाख में बेचने का निर्णय लिया था, तब तुमने ही कहा था कि उस करोड़ों के बंगले को मैं इतने कम दाम पे क्यों बेच रहा था, ऐसे घाटे का सौदा क्यों कर रहा हूँ। आज तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसा करने की क्या वजह है। ऐसा कहते हुए उसने शराब अपने हलक में उड़ेली और कुछ पल रुककर बोलना शुरू किया। ये उस समय की बात है जब इस देश पर अंग्रेज़ी हुकूमत थी। मेरे पिता टॉम अंग्रेज़ी हुकूमत के एक बड़े अफसर थे। एक बार उनका तबादला इस शहर में हो गया। तब उन्होंने उस समुद्री किनारे को बहुत ज़्यादा पसंद किया था, इतना पसंद कि उस जगह पर एक शानदार बंगला बनाने का फ़ैसला किया था। इसलिए जल्द ही उस जगह पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। मगर पिताजी को उस समय हैरानी हुई जब आसपास के मजदूरों ने वहाँ पे काम करने से मना कर दिया। कारण जानने पर पता चला कि सभी उस जगह को मनहूस मानते हैं, क्योंकि कई बार वहाँ से इंसान गायब हो जाते थे, यहाँ तक कि उनकी लाशें भी नहीं मिलती थी। कोई कहता था कि वहाँ भूत प्रेत बसते हैं, तो कोई कहता था कि कोई समुद्र का शैतान वहाँ पे रहता है जो लोगों को अपना शिकार बना लेता है। बहरहाल पिताजी ने बाहर मजदूरों से बुला कर वहाँ पे काम करवा लिया। कुछ दिन तक तो निर्माण कार्य अच्छे से चलता रहा, मगर कुछ समय बाद ही रात के समय वहीं पास में रुके मजदूरों में से 2 मजदूर गायब हो गए। मगर पिताजी के डर के कारण कोई भी बीच में काम नहीं छोड़ के गया। पिताजी को पता नहीं क्या जिद थी कि वे पीछे नहीं हटना चाहते थे, मगर कहते हैं कि उनकी जिद के कारण कम से कम 20 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। खैर, किसी तरह बंगला बनकर तैयार हो गया था, मगर उसकी एक बहुत बड़ी कीमत पिताजी को भी चुकानी पड़ी थी। इतना बताकर चुप हो गया। वह भद्दे चेहरे वाला एल्बर्ट और रोमा के मन में अब यह सवाल खलबली मचा रहा था कि एल्बर्ट के पिता ने आखिर क्या कीमत चुकाई थी। अपने घर से बाहर निकलकर समुद्र के किनारे के आसपास घूमते हुए अनमोल की नज़र एक जगह पे जाकर ठहर गई। उसने पास जाकर देखा तो समुद्र किनारे में रेत में उसे एक पीले रंग का कपड़ा दिखाई दिया, जिसका कुछ हिस्सा रेत में दबा हुआ था। अनमोल ने उसे पकड़कर बाहर खींचा तो वह चौंक पड़ा, क्योंकि वह किसी की कमीज थी जिस पर बहुत सारा खून लगा हुआ था। और अब उसे याद आ रहा था कि स्वरूप को उसने आखिरी बार देखा था तो उसने भी पीले रंग की ही कमीज पहनी थी। तो क्या यह उसी की कमीज है? क्या उसे किसी समुद्री जीव ने मार डाला? ऐसे उसके अनेक सवाल मन में आ रहे थे। स्वरूप की खून लगी कमीज को उसकी बीवी शन्नो ने देखते ही पहचान लिया और अब वह दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। राम्या ने भी अनमोल को साफ कह दिया कि अब वह इस मनहूस जगह पर एक पल भी और नहीं रुकना चाहती है। नहीं चाहिए हमें ऐसा बंगला जिसमें आते ही उनके घर के सदस्य जैसे स्वरूप को ही ले लिया हो। क्या पता अगली बार कयामत किस पे आए। मुझे तो शुरू से ही कुछ अजीब लग रहा था राम्या, अनमोल ने बोला। करोड़ों के इस बंगले को मात्र 30 लाख रुपए में हमें देने की बात यूं ही नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक षड्यंत्र था, बहुत बड़ा षड्यंत्र, जिसका अंदाज़ा अब मुझे होने लगा है। मगर ऐसा करने के पीछे एल्बर्ट की क्या सोच रही होगी, यह मैं पता लगा के रहूँगा। हमने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, फिर हमारे साथ ये सब क्यों हुआ? किसने क्या किया है? इन सब से मुझे कुछ मतलब नहीं है अनमोल, राम्या ने कहा।
मुझे बस इतना पता है कि अब एक पल भी मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अभी इसी वक्त हम यहाँ से चलने की तैयारी करेंगे, और उस एल्बर्ट का नाम तो मुझे सुनना भी नहीं है। अपनी बीवी का उतावलापन देखकर वो भी यहाँ से जाना नहीं चाहता था, क्योंकि कम से कम आज की रात वो यहाँ रुककर देखना चाहता था कि आज रात भी कुछ होगा या फिर नहीं। लेकिन अपने बेटे श्लोक और पत्नी की फिक्र हो रही थी उसे, इसलिए वह उनको यहाँ रखकर कोई जोखिम नहीं ले सकता था। इसीलिए रात से पहले ही उसने अपनी गाड़ी में राम्या, श्लोक और सन्नो को बिठाया और वहाँ से रवाना हो गया। शराब का नशा एल्बर्ट की आंखों को लाल कर गया था। उसने बहुत महंगी महंगी शराबें का स्टॉक कर रखा था। रोमा जानना चाहती थी कि एल्बर्ट के डैडी टॉम ने एल्बर्ट विला बनाने की क्या कीमत चुकाई थी, जिसका जिक्र एल्बर्ट कर रहा था। बात को उसी दिशा में ले जाने की गर्ज में वो बोली, वह आप अपने डैडी और उस रहस्यमयी बला के बारे में कुछ बता रहे हुए थे। ओह हाँ, बोल उठा वह, रोमा की इस बात से जैसे वह फिर से उसी वक्त में चला गया, और उसने आगे बताना शुरू कर दिया। जब बंगला पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया तो मेरे डैडी ने वहाँ पर एक शानदार पार्टी रखी। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर उसमें शामिल हुए थे। मेरी माँ एलिना और डैडी दोनों ने उसके बाद वहाँ पे रहना शुरू कर दिया था। एक रात वे दोनों छत पर बैठे अनंत सागर की ओर से बहती हुई ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। उस समय मैं बस 3 साल का था, और उस वक्त मेरी देखभाल मिस मैरी नामक एक महिला करती थी। उस दिन भी मैं उनके साथ ही नीचे कमरे में सो रहा था। ऊपर बैठे हुए अचानक ही मेरी माँ ने दूर समुद्र में कुछ ऐसा देखा कि वह एकदम से सहम कर उठकर खड़ी हो गई। उनकी ये हालत देखकर डैडी ने उनके गले में बाहें डालते हुए पूछा, क्या हुआ, तुम यूँ अचानक से खड़ी क्यों हो गई हो? उनके पूछने पर उन्होंने बताया कि समुद्र के अंदर उन्होंने अभी अभी असंख्य पैर और बड़े सिर वाला रहस्यमय जीव देखा, जो कि उछलकर पानी से बहुत ऊपर तक कूद गया था। वह देखने में बहुत ही डरावना था। आज से पहले ऐसा भयंकर जीव उन्होंने कभी नहीं देखा था। हरे रंग का समुद्री शैतान था वो। मेरी माँ का मन उसे देखकर डर और बहुत सी आशंकाओं से भर गया। वे सोचने लगी, कहीं यह वही समुद्री शैतान तो नहीं जिसने बंगला बनाने वाले आदमियों को मार डाला था, जिसका जिक्र यहाँ के आसपास के लोग भी करते रहते हैं। मगर डैडी ने उनकी बातों को मजाक समझा, मगर वे नहीं जानते थे कि जैसे वे अनदेखा कर रहे हैं वही उन पर कहर बनकर टूटने वाला है। उसी रात को मेरी माँ एलिना अजीब सी आवाज़ें सुनकर उठकर खड़ी हो गई थी। आवाज़ें ऐसा लग रहा था कि बाहर से आ रही हैं। उन्होंने डैडी को जगाया नहीं और अकेली कमरे से बाहर निकलकर स्विमिंग पूल के पास जा पहुंची, क्योंकि उनको लग रहा था कि आवाज़ें वहीं से आ रही हैं। इस समय उनको बहुत डर लग रहा था, मगर वो अपनी जिज्ञासा को भी दबा नहीं पा रही थी, इसीलिए वहाँ पर आने से खुद को रोक नहीं पाई थी। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, मगर सब कुछ शांत लग रहा था। अब कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा कि शायद उन्हें कोई सपना आया था या फिर कुछ वहम हुआ था। यह सोचते हुए वह वापस जाने के लिए पलटने ही वाली थी कि उनकी आंखें डर और हैरानी से फैलती चली गईं, क्योंकि स्विमिंग पूल के शांत पानी में जैसे एकाएक भूचाल सा आ गया और अजीब सी आवाज़ में चीखता हुआ एक डरावना जीव उसमें से उछलता हुआ बाहर आ गया, जिसके अनेक कांटों से भरे पैर थे, बहुत बड़ा सिर जिसमें 2 जलती हुई बड़ी बड़ी आंखें, चौड़े मुंह में नुकीले असंख्य दांत, बहुत बड़ी और पैनी सी एक पूंछ। कुल मिलाकर किसी का भी दिल दहला देने वाली बला थी वो जीव। उसे एकाएक अपने सामने देखकर एलिना की घिग्गी सी बंध गई और अगले ही पल उसके मुंह से डर के मारे चीखें निकलने लगी। उन चीखों को सुनकर मेरे डैडी बाहर आए तो वहाँ का नज़ारा देखकर सहम गए। वह रहस्यमय समुद्री दरिंदा अपने अनेक पैरों में उलझाकर मेरी माँ को पकड़े हुए था और मेरी माँ के मुंह में अब भी चीखें निकल रही थी। मगर कुछ पल बाद उनकी चीखें बंद हो गई, क्योंकि उस दरिंदे की लंबी और पैनी पूंछ मेरी माँ के मुंह में घुसकर उनके पेट को फाड़ते हुए बाहर आ गई थी। ये भयंकर नज़ारा देखकर डैडी बिल्कुल पागल हो गए। उन्होंने अपनी रिवॉल्वर की सारी गोलियां उस शैतान पर झोंक दी।
बुरी तरह चिंघाड़ते हुए उस समुद्री शैतान के शरीर से हरे रंग का द्रव्य निकलने लगा, जो शायद उसका खून होगा। 5 या 6 गोलियां उसके शरीर में वहां घुस गई थी। उसने मेरी माँ एलिना के मुर्दा जिस्म को एक तरफ उछाल कर फेंक दिया था और वहां से वापस समुद्र की ओर भाग गया था। मेरी माँ के उधड़े हुए और खून से लथपथ मुर्दा जिस्म को देखकर मेरे डैडी बिल्कुल पागल हो गए थे। इस बुरी घटना ने उनको बिल्कुल तोड़ कर रख दिया था। उसके बाद उस मनहूस बंगले के आसपास रात के समय जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद भारत आज़ाद हो गया तो मेरे डैडी मुझे लेकर वापस इंग्लैंड चले गए। जब मैं थोड़ा बड़ा होकर कुछ समझने लायक हुआ तो मैंने डैडी की वह हालत देखी जब उन्होंने खुद को शराब में डुबो दिया था, और इन सब का कारण भी था वही बुरी घटना। इस घटना के वर्षों बाद मैं वापस इंडिया आ गया, अपना बहुत बड़ा बिजनेस शुरू कर दिया, बहुत नाम कमाया और उसी बंगले को दोबारा मरम्मत करवाया। मैं जानना चाहता था कि इतने सालों बाद अब यहाँ रहने में कोई ख़तरा है या नहीं, और जल्दी ही मुझे इसका जवाब भी मिलने वाला था। एक रात को मैं और मेरा मैनेजर विक्रांत शर्मा उस बंगले में बैठकर शराब पी रहे थे। ज़्यादा देर होती देखकर विक्रांत ने घर जाने की इच्छा जताई, मगर मैंने किसी बहाने उसे वहीं उलझाए रखा, क्योंकि मैं जानना चाहता था कि उस रात भी वो शैतान आएगा या नहीं। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए मैंने अपने साथ एक बंदूक रखी थी जिसमें बहुत सी गोलियां थी। मेरी चौकन्नी निगाहें चारों तरफ घूम रही थी। ठीक रात के 12 बज रहे थे। अब हम शराब पीकर बिल्कुल नशे में धुत थे। ठीक तभी हमारे कानों में भयानक आवाज़ें आने लगी। यह सब सुनकर विक्रांत चौंक गया और मुझसे पूछने लगा, ये डरावनी आवाज़ें सुनी क्या आपने? इससे पहले कि मैं उसे कुछ जवाब देता, हमारे सामने भयानक वही समुद्री बला खड़ी थी, जिसके अनेक पैर हवा में लहरा रहे थे। पता नहीं क्या था वो कि मानव गंध सूंघ वहाँ तक आ गया था। इतने सालों बाद मुझे इस बात की आस नहीं थी कि वो आज भी यहीं होगा, मगर उसकी मौजूदगी ने मेरे सारे ख्याल बदल दिए थे। या फिर यह भी हो सकता था कि यह कोई दूसरा हो, क्योंकि उस तरह के दूसरे शैतान भी समुद्र में हो सकते थे। बहरहाल जो भी हो, उस दरिंदे ने एक खूंखार सी भरते हुए हम पर छलांग मार दी, मगर इन सब के लिए मैंने पहले से ही खुद को तैयार कर रखा था। मैंने अपनी बंदूक से उस पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। एक पल के लिए उसके कदम रुक गए, मगर अब वह और भी ज़्यादा चिंघाड़ता हुआ हम पर लपका। मुझे लगने लगा कि मैंने वहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती कर दी थी और तब मेरी मौत निश्चित है, मगर मैंने उसी पल वो किया जो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। इतनी देर में पहली बार रोमा बोली, आपने ऐसा क्या कर दिया सर जो आपको गलत लगा? कुछ पल रुककर उसने फिर से बोला, मैंने विक्रांत शर्मा को उसके सामने धक्का देकर धकेल दिया ताकि वो समुद्री दानव उसे अपना शिकार बना ले और इतनी देर में मुझे बचने का मौका मिल जाए। अगले ही सेकंड उस दरिंदे ने विक्रांत को बुरी तरह चीर फाड़ डाला और मैं सिर पर पैर रखकर वहाँ से भाग गया, और उसी पल उस दरिंदे का कांटों भरा पैर मेरे मुंह को चीरता हुआ चला गया। मैं चीखा और दूर जाके गिर गया। चेहरे से मेरा मांस उधड़ गया था। बुरी तरह खून के फव्वारे फूट पड़े थे, मगर उस समय मुझे अपनी जान बचानी थी, इसलिए मैं फिर से उठकर भागा, और जब मेरी आँख खुली तब मैंने खुद को हॉस्पिटल में पाया। और उस दिन के बाद मेरा आधा चेहरा ऐसा हो गया। उसी दिन मेरी समझ में यह आ गया कि मुझे उस समुद्री शैतान से बदला लेने की बात को दिल से निकाल देना चाहिए, क्योंकि मैं चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाऊँगा। उसके बाद कुछ सालों तक मैंने इस बंगले के बारे में सोचना छोड़ दिया, और इतने सालों बाद मैंने अनमोल को यह बंगला बस 30 लाख में दे दिया, क्योंकि मुझे यकीन था कि इतनी कम कीमत में वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा, और मेरे हिसाब से हुआ भी यही। मगर सारा खेल तब बिगड़ गया जब पहली ही रात को उसके नौकर स्वरूप को उस शैतान ने मार दिया। रोमा बोली, मगर सर, यह जानते हुए भी कि वो जगह खतरनाक है, आपने उनको वह बंगला बेचने के बारे में क्यों सोचा? नशे में झूमते हुए एल्बर्ट ने कहा, अगर बिजनेसमैन यह सब सोचने लगे तो उनका बिजनेस तो हो चुका। मेरा काम था कि किसी भी तरह मैं उस मनहूस बंगले को बेच डालूं। बाद में वहाँ क्या होता है
इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। फिर एल्बर्ट रोमा के करीब जाने लगा तो रोमा बोल पड़ी, इतना उतावलापन सही नहीं है, हमें यहाँ पे नहीं कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। इस पर एल्बर्ट ने हामी भर दी। कुछ पल बाद ही वे दोनों एक कार में सवार थे जिसको खुद रोमा ड्राइव कर रही थी और उसके बगल वाली सीट पर एल्बर्ट बैठा था। वो शराब के नशे में इतना चूर हो गया कि कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। इधर अनमोल के दिल में उथल पुथल मची हुई थी। वो किसी भी तरह उस शातिर एल्बर्ट को सबक सिखाना चाहता था जिसने उसके परिवार समेत उस मौत के बंगले में पहुंचा दिया था, मगर उससे पहले वो उस समुद्र किनारे बने मनहूस बंगले में भी दोबारा जाना चाहता था और उसकी सच्चाई जानना चाहता था। उसने राम्या से कहा कि वो ऑफिस के लिए कुछ काम से जा रहा है और अपनी बाइक लेकर आधी रात में उस बंगले की ओर निकल गया। रात का सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। अनमोल जब तक बंगले के पास पहुंचा, रात के लगभग 10 बज चुके थे। वह दीवार फांद कर बंगले के भीतर प्रवेश कर गया। जब एल्बर्ट की आंखें खुली तो उसने खुद को एक कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उसके ऊपर ढेर सारा पानी डाला गया था जिससे उसके कपड़े पूरी तरीके से भीग गए थे। उसने जगह को पहचानने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई तो वह हैरान हो गया क्योंकि वो उसी मनहूस बंगले में था, अपनी मौत को दावत देने के लिए। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसके कानों में रोमा की आवाज़ आई, ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत नहीं है मिस्टर एल्बर्ट, तुमको मैं यहाँ लाई हूँ। यह कहते हुए रोमा उसके ठीक सामने आ खड़ी हुई। इस समय उसके हाथ में एक रिवॉल्वर नाच रही थी। मगर क्यों तुमने ऐसा किया? यह सब क्या है? तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाई हो? रहस्यमय मुस्कान के साथ रोमा के चेहरे पर नाच उठी। आज मेरा मकसद पूरा होगा और तुझे तेरे काम की सज़ा मिलेगी। यह क्या बके जा रही हो तुम? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? मगर क्यों? अब किया तूने सही सवाल, रोमा ने फिर से उसी रहस्यमय अंदाज में कहा। हाँ, मेरा मकसद है तुम्हारी मौत, मगर यह काम मैं अपने हाथों से नहीं करूँगी। ऐसा करके तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मार के तुम छोड़ नहीं पाओगी। तुम शायद भूल रहे हो, मैंने कहा कि तुम्हें मैं नहीं मारूंगी। और हाँ, मैं हूँ विक्रांत शर्मा की छोटी बहन रोमा शर्मा। अब की बार रोमा ने ही खुलासा कर दिया। इस नए रहस्य को जानकर एल्बर्ट हैरान हो गया था। मैं बहुत पहले जान चुकी थी कि तूने मेरे भाई को किसी षड्यंत्र से मरवा दिया था और उसी दिन मैंने सोच लिया था कि तुझसे विक्रांत की मौत का बदला लेना है। एल्बर्ट अब उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन रोमा के चेहरे पर कठोरता के भाव थे और उन दोनों के बीच हुई एक एक बात को बंगले की छत पर खड़ा हुआ अनमोल भी सुन चुका था और यह सब देखकर वह भी रोमा की साइड में हो चुका था। अभी वो अपने विचारों में खोया ही था कि समुद्र में भयंकर उथल पुथल दिखाई दी और उसे दिखाई दिया कि वह समुद्री शैतान जिसे देखकर अच्छे अच्छे दहल जाएं। उसने रोमा को आवाज़ दी, भागो यहाँ से, वो यहाँ पे आ रहा है। रोमा उसकी आवाज़ सुन के चौंक पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे कोई तीसरा भी होगा। फिर से अनमोल चीखा, वह समुद्री दैत्य कुछ ही मिनटों में यहाँ पे आ जाएगा, भागो यहाँ वरना हम भी मारे जाएंगे। रोमा समझ चुकी थी कि अनमोल उसके लिए खतरा नहीं है, इसलिए उसने उसकी बात मानना ही सही समझा। अगले पल ही वे दोनों अनमोल की बाइक पर सवार होकर वहाँ से निकल गए थे और कुछ पल बाद ही एल्बर्ट की आंखें भय से फट पड़ी थी। गुर्राते हुए समुद्री शैतान ने उसको चीर फाड़ कर मार दिया और फिर से अपनी रहस्यमय समुद्री दुनिया में वापस चला गया और पीछे छोड़ गया कई सारे रहस्यमय सवाल पुलिस के लिए, जो कि आज तक रहस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बिल्कुल सच्ची रहस्यमय कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अभिषेक आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।